बच्चों, दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द इंडस्ट्रियल लोकेशन। मींस आपने अपनी एक इंडस्ट्री लोकेट करनी है, एक इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये सोचना है कि आपने इंडस्ट्री किस एरिया में लगानी है, लोकेट करनी है तो कहाँ पे करनी है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफिल करनी है, ठीक है। मतलब कुछ एक चीजें, कुछ एक फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। एक बार आप ये सारा देखिए, बहुत इजी है। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए आप ये इन्फ्लुएंस्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स। इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या है? जब भी आपने कोई इंडस्ट्री लगानी है तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है? कच्चा माल। तो आपने कच्चा माल खरीदना है, आपने अपनी एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, कुछ भी इंडस्ट्री लगानी है, तो आपने अपनी इंडस्ट्री ऐसी जगह पे लगानी है कि आपको उस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज करना है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए उसी एरिया के सराउंडिंग, आसपास में। क्लियर? अब आपने देखोगे कि बहुत सारी जो शुगर मिल्स हैं वो मोस्टली कहां पे होती हैं? यूपी में या महाराष्ट्र, ठीक है, वहां पे है। वो क्यों? क्योंकि शुगर जो है, शुगर केन जो है वो मैक्सिमम कहां पे पाया जाता है? यूपी में। शुगर केन मैक्सिमम कहां पे पाया जाता है? यूपी में और महाराष्ट्र में। क्लियर? तो इसलिए वहां पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो इसलिए यूपी और महाराष्ट्र में मोस्टली शुगर मिल्स जो है वो ओपन की जाती है। जहां पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा तो वहीं पे ही क्या की जाएगी? फैक्ट्री जो है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो खोली जाएगी। उसके बाद है लेबर। अब ये देखिए, अब जब आपने इंडस्ट्री ओपन करनी है, अपनी इंडस्ट्री लगानी है, तो वहां पे लेबर भी तो चाहिए ना आपको, ठीक है। तो लेबर की सप्लाई भी इजीली हो सके तो आपने इंडस्ट्री को, मतलब जहां पे लेबर आपको इजीली मिल सके, मींस एक तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में अगर हम इंडस्ट्री लगाते हैं ना, तो फिर उसके सराउंडिंग एरिया में लगाते हैं तो वहां से हमें लेबर जो है वो इजीली मिल जाती है। कैपिटल, पैसा, आपके पास अपना पैसा कितना है, ठीक है। अगर तो आपके पास पैसा अपना ठीक ठाक है तो आप इंडस्ट्री के लार्ज स्केल पे भी लगा सकते हो, अगर नहीं है तो आप स्मॉल स्केल पे लगा सकते हो। उसके बाद है पावर की जरूरत तो चाहे कोई आप स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री लगाओ, चाहे कोई आप लार्ज स्केल पे लगाओ, पावर की नीड तो है ही है। क्लियर? तो पावर, अब जैसे अब ये हमारा इंस्टीट्यूट है जहां पे अभी मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, तो यहाँ पे भी तो पावर की नीड है। अगर पावर ना हो तो आपको मैं क्या कर सकती हूँ? लेक्चर नहीं दे सकती। नेक्स्ट इज द मार्केट। यस, जो आप इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल प्रोसेस करके अपना प्रोडक्शन करोगे, बनाओगे, तो उसके लिए क्या चाहिए? उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट चाहिए। क्लियर? क्योंकि वो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो अपने घर पे रखने के लिए नहीं बना रहे हो, तो उस प्रोडक्ट की मार्केट भी अभी अवेलेबल होनी चाहिए। मींस मार्केट अगर आसपास में हो तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा नहीं आएगी। तो आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि उसकी मार्केट जो है इजी हो सके और आपकी कॉस्ट भी ना इंक्रीज हो। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी। प्रोडक्शन के टाइम पे आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी आपके फेवर में है या नहीं है। मींस गवर्नमेंट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ही हमने इंडस्ट्री लोकेट करनी है और प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। क्लियर? अब यहां तक हमारे सारे पॉइंट्स हो गए कि हमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्रॉपर अवेलेबल है या नहीं है, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। एक चीज और आती है, वो है हमारी कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है इन सब चीजों से अफेक्ट करती है। अगर आपका रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का और कहते हैं ना कि थोड़ा इनएक्सपेंसिव में सस्ता मिल जाता है और लेबर भी आपको इजीली मिल जाती है कि बाहर से नहीं आपको लेनी पड़ती है, पावर भी ठीक है, मार्केट भी आपकी लोकल ही है, ये सराउंडिंग एरिया में है जहाँ की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ती है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी आपके फेवर में है, तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कैसी होगी? एक तरह से आप एक इकोनॉमिकल प्रोडक्ट बना सकते हो। इकोनॉमिकल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? कि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, मींस वो लोगों के फेवर में होगा जिससे लोग खरीद सकते हैं। क्लियर?
तो कॉस्ट जो है वो भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है किसे, इंडस्ट्रियल लोकेशन। होगी बात खत्म यहाँ पे। उसके बाद बात आ जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड। अब आप ये देखिए, जहां पे एक इंडस्ट्री लगी है ना, एक इंडस्ट्री लोकेट हुई है, तो उसके आसपास के एरियाज में क्या होता है, कॉलोनीज बननी शुरू हो जाती है, लोगों का रहना शुरू हो जाता है, तो अर्बनाइजेशन तो अपने आप ही वहां पे आना शुरू हो जाता है। अर्बनाइजेशन आने का क्या मतलब है कि सिर्फ लोगों के रहने से मीनिंग नहीं है, वहां पे सारी की सारी फैसिलिटीज चाहिए होती है, ठीक है, जैसे रोडवेज भी चाहिए होता है, और साथ में सारी जितनी भी मतलब एक जो पब्लिक फैसिलिटीज होती है वो सारी की सारी रिक्वायर्ड होती है। तो वहां पे ऑटोमेटिकली जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहां पे अर्बनाइजेशन आ जाएगा, और जहां पे अर्बनाइजेशन होगा तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि शहरों के लोग जो होते हैं, शहरों में तो वैसे ही इंडस्ट्रीज बहुत जल्दी ओपन की जा सकती हैं, तो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड। ये आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन। क्लियर? तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। When an industry is located in an area, then there will be then the colonies will be made. Then colonies अगर वहाँ पे बनेंगे, then the many public facilities will be required there, and those public facilities will be कहाँ से आएंगी वो, urban center से, urban city से, ठीक है। उसके बाद है आपका ये cities provide market and services। अब शहरों में हमें क्या शहरों में हमें अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट भी मिल जाएगी, और मार्केट के साथ साथ हमें क्या मिल जाएगा, सर्विसेज में कौन सी आ जाएंगी हमारी, बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। ये सब सर्विसेज भी और भी काफी सारी सर्विसेज होते हैं जो हमें अपने प्रोडक्ट के लिए चाहिए होती है और हमें शहरों में इजिली मिल जाती है। तो सिटीज यानी कि अर्बनाइजेशन जो है हमें मार्केट भी देता है और सर्विसेज भी देता है, किसके लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए जो हम इंडस्ट्रीज में बना रहे होते हैं। Clear? Then so that we can say industrialization and urbanization goes hand in hand. Clear? उसके बाद बात आती है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। अब ये एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या चीज है, यहाँ पे नीचे आप देखिए, many industries tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers known as agglomeration economies। हाँ जी, अब आप ये देखिए एग्लोमरेशन इकोनॉमीज में क्या होगा, काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं जब इकट्ठी हो जाती हैं, जब अगर काफी सारी इंडस्ट्रीज एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है ना, इकट्ठी खुलती है, तो वो वहां के रूल्स को, वहां की कंडीशन को ना अपने हिसाब से चलवाती हैं, अपनी पॉलिसी, अपने रूल्स खुद बनाती हैं। ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज द एग्लोमरेशन। सपोज अब आपको एग्जांपल देती हूं, देखिए ये सपोज यहाँ पे देखिए इंडिया, ये हमारा गुजरात पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ पे आप ये देखिए ये चीज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, मुंबई पुणे क्लस्टर। आपने काफी सारे और क्लस्टर्स के नेम भी सुने होंगे। क्लस्टर का मतलब होता है एक तरह का झुंड। तो मुंबई पुणे क्लस्टर में क्या है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है ना, इस सेंटर पॉइंट पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठी खुली हुई है। क्लियर? तो बहुत सारी जब इंडस्ट्रीज इकट्ठी खुलती है तो यहाँ पे लेबर, सप्लाई, मार्केट, कॉस्ट, कैपिटल ये सब मैटर नहीं करता, मींस इनको ये सब चीप कॉस्ट में मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है। तो ये क्लस्टर में क्या होता है कि जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठी खुलती है ना, इकट्ठी खुलने से क्या होगा, वहां पे जो भी ये प्रोडक्शन करती है ना, तो वहां के रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं के अकॉर्डिंग नहीं करती। जब ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे अपने प्रोडक्शन करती हैं तो अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस बनाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है ये अपना क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। समझ में आ गई ना बात? तो ये चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर, ये क्लस्टर है, यहाँ पे काफी सारी इंडस्ट्रीज जो है इकट्ठी आती हैं टू मेक यूज ऑफ एडवांटेजेस ऑफर्ड, जिससे जो एडवांटेजेस ऑफर किए जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफर करे या कुछ भी वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है जो भी है, अगर वो एडवांटेज ऑफर करती है उसका फायदा उठाने के लिए बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। क्लियर? एग्लोमरेशन इकोनॉमीज में क्या हो जाता है कि एक क्लस्टर बन जाता है, क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। समझ में आ गई बात? अब ये देखिए आपका जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था,
प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हमारी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज कहाँ पे थी, जो हमारे ट्रेड सेंटर्स थे वो कहाँ पे थे, हमारे कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज मींस नियर अबाउट सी, अब ये भी तो है कोस्टल एरियाज ही एक तरह से, तो नियर अबाउट सी, तो वहां से क्या हो जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाती है। और इसके अलावा और क्या हो जाता है, इसके अलावा क्या हो जाता है, जितनी भी हमारी इस इंडस्ट्रीज, इस एरिया में इंडस्ट्रीज ओपन होती है ना, उन्हें अपने रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपनी इंडस्ट्रीज को रन करने का एक क्या मिल जाता है, एक फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। जितने भी हमारी है मुंबई, पुणे एंड कोलकाता, चेन्नई, तो जितने भी यहाँ पे मुंबई, पुणे, यहाँ पे हम देखते हैं मुंबई, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई, ये सब जितने भी सिटीज है ये क्या करती हैं, ओवरसीज ट्रेड, क्या करती हैं ये, ओवरसीज ट्रेड, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज का, कि जब क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, एक ही जगह पे क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हो जाती है, तो वो वहां के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ना करते हुए उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अपने कंडीशंस पे ही इंडस्ट्रीज को चलाती हैं, क्लियर, दैट इज द एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। जैसे कि मैंने बताया मुंबई, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई ये ओवरसीज ट्रेड करती हैं, तो ये ओवरसीज ट्रेड करते हैं, ये अपनी कंडीशन पे ही अपने ट्रेड को चलाते हैं। ये जो मैं बात आपको बता रही हूँ ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की है, ठीक है, बात आ गई आपको समझ में। दिस वाज अबाउट द इंडस्ट्रियल लोकेशन, क्लियर, यस स्टूडेंट्स, आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। टिल देन बाय।